Dear student, in last lecture we study about the excretory system. लास्ट में हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था और उसमें ये पढ़ा था कि बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं क्योंकि ये बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। आज एक नया टॉपिक है हमारे लिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो सबसे पहली बात करें परिसंचरण या सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। जैसे नाम से प्रतीत होता है, इसमें किसी ना किसी का सर्कुलेशन होता है। यह सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ब्लड अपने में न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस, पोषक और उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, इसीलिए इसको सर्कुलेशन या परिसंचरण कहते हैं। और वह सिस्टम जिसके द्वारा सर्कुलेशन होता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। या यूं भी हम कह सकते हैं कि ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स और एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस यानी उत्सर्जी पदार्थ का बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन टू टाइप का होता है। सबसे पहला है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन और सेकंड है ओपन ब्लड सर्कुलेशन। क्लोज यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र और ओपन यानी खुला परिसंचरण तंत्र। अब सबसे पहली बात करें बंद परिसंचरण तंत्र या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे अंदर पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है और भी अन्य जो एनिमल्स होते हैं उसमें पाया जाता है। जब ब्लड बॉडी कैविटी में ना बहकर ब्लड वेसल्स में बहता है यानी धमनी और शिराओं, आर्टरी और वेन्स में बहता है, तो ऐसे सिस्टम को हम बंद सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी जब ब्लड होता है वो ब्लड बॉडी कैविटी में स्वतंत्र रूप से ना बहकर वेन्स और आर्टरीज के अंदर बहता है यानी वेसल्स में बहता है, तो इसे बंद सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब आता है खुला या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स में नहीं बहता बल्कि जो बॉडी कैविटी होती है उस बॉडी कैविटी के अंदर बहता है, उसको हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का यानी आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इसमें जो एनिमल्स आते हैं, छोटे छोटे जंतु आते हैं, उनमें ये पाया जाता है। अब यूं कहेंगे मनुष्य में, ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो दो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस में। एक तो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दो भागों में बांटा सर्कुलेटरी सिस्टम को। एक तो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम पहला है रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी, वेन्स एंड हार्ट को सम्मिलित करते हैं, हृदय को इसके अंदर सम्मिलित करते हैं। लसिका परिसंचरण तंत्र या लिम्फेटिक परिसंचरण तंत्र, इसमें लिम्फ ग्लैंड, लसिका ग्रंथियां, फिर लसिका जिसे कहते हैं लिम्फ और लिम्फ डक्ट, लसिका वाहिनियों को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। पहला तो हुआ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में बहता है, सर्कुलेशन होता है ब्लड का। इसके लिए जो आवश्यक होता है, पहला तो होता है ब्लड, सेकंड होता है ब्लड वेसल्स, थर्ड होता है जो हमारा हार्ट होता है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड होता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहते हैं लिम्फ ग्लैंड, और इस लिम्फ ग्लैंड में लिम्फ का फॉर्मेशन होता है।
ये लिम्फोग्राम में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और ये हमारे पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी होता है, तो इसे कहते हैं लिम्फ सर्कुलेशन सिस्टम। अब बात आती है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे आके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड सर्कुलेट इन आवर बॉडी। इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ब्लड, जिसे कहते हैं रक्त। तो ब्लड या रक्त एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो अपने साथ में न्यूट्रिएंट्स और एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस को घोल करके बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ब्लड नोन एज हेमाटोलॉजी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ब्लड का अध्ययन करते हैं उसे हेमाटोलॉजी कहते हैं। हमारे अंदर एक ऑर्गन होता है, उसको कहते हैं स्प्लीन, प्लीहा। यहाँ पे जो मृत आरबीसी होती है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। किसको? प्लीहा या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अब ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, क्या इसका संगठन होता है? तो इसमें ब्लड की बात देखें तो इसमें 55% होगा प्लाज्मा और 45% होगा ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल जिसे कॉर्पल्स कहते हैं, ये है WBC, RBC, इस तरह की ग्रैन्यूल्स इसके अंदर पाई जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा यह एक लिक्विड सब्सटेंस है जिसमें एंटीबॉडीज घुली हुई होती है। ये टोटल ब्लड का 55% पाया जाता है। इसमें 90% तो वाटर होता है और 10% इसमें जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसमें कुछ प्रोटीन पाया जाता है, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन इत्यादि। इसमें जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है वो ऑस्मोरेगुलेशन, परासन संतुलन बनाए रखने का काम करता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है ये एंटीबॉडीज को बनाने का काम करता है। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। तो आप ये सभी जानते हैं सारे फंक्शन होने चाहिए कि इसमें एंटीबॉडी भी बननी चाहिए, ब्लड क्लॉट भी होना चाहिए और ऑस्मोरेगुलेशन भी होना चाहिए। तो इन सभी कार्यों को करता है हमारा प्लाज्मा। दूसरा होता है आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। मनुष्य में आरबीसी एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है। ये टोटल कणिकाओं का लगभग 99% होती है। मनुष्य में यह एन्यूक्लिएटेड, केंद्रक रहित, गोलाकार डिस्क के समान हो सकती है। मेल में इसकी संख्या यानी पुरुष में इसकी संख्या 52 लाख प्रति घन mm होती है, जबकि स्त्री में इसकी संख्या जो होती है 45 लाख प्रति घन mm होती है। इसमें एक लाल रंग का पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह हीमोग्लोबिन हीम प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। यह हीम प्रोटीन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ब्लड सर्कुलेट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यानी यूँ कहे कि ऑक्सीजन किस रूप में जाती है ब्लड में, तो इसने कहा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाती है। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा देखें तो ये 12 से 16, 12 to 16 ग्राम पर घन mm पाई जाती है। यदि मेल में इसकी बात करें तो 15 से 16 ग्राम प्रति घन mm होती है, और यदि महिला में इसकी बात करें तो 13 से 14 ग्राम प्रति घन mm होती है। जो आरबीसी होती है इसका जो जीवन काल या लाइफ साइकिल, लाइफ स्पान जो होता है 120 डेज का होता है।
120 डेज बाद ये आरबीसी मर जाती है और उनकी जगह पर नई आरबीसी आ जाती है। जो मृत आरबीसी होती है, इसका जो भक्षण होता है या इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, एक तो किया जाता है यकृत में यानी लीवर में, और दूसरा स्प्लीन या तिल्ली के अंदर इसका निषेचन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो एनीमिक होते हैं, रक्त की कमी के होते हैं, उसको पहाड़ों पर जाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर आरबीसी का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। पहाड़ों पर ऑक्सीजन कम होती है, अतः जितनी भी ऑक्सीजन मिले उसको हमारा ब्लड लेने के लिए कैपेबल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। इसीलिए सलाह दी जाती है कि हम पहाड़ों पर जाएं, क्योंकि पहाड़ों पर जो है आरबीसी ज़्यादा बनती है, इसीलिए यहाँ पर पहाड़ों पर जाने की सलाह दी जाती है। तो आरबीसी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। रक्त के कार्य क्या होते हैं? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ताप का नियंत्रण करना और अपशिष्ट पदार्थ यानी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। उसके बाद में आता है WBC, ब्लड वाइट ब्लड कॉर्पस, श्वेत रक्त कणिकाएं। यह आकार में बड़ी होती है और रंगहीन होती है यानी कलरलेस होती है। एक एडल्ट जो मनुष्य होता है उसमें इसकी संख्या लगभग 6000 से 8000 प्रति घन mm होती है। 6000 से 8000 प्रति घन mm होती है। इसका निर्माण एक तो लिम्फ ग्लैंड और दूसरा जो है बोन मैरो, जिसको कहते हैं अस्थि मज्जा, के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। इसका जीवन काल 4 से 6 दिन का होता है। ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और साथ में हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षी तंत्रता, उसको बनाने का काम करता है। ये 2 प्रकार की होती है। एक तो कणिका युक्त, इसमें छोटी छोटी ग्रैन्यूल्स पाई जाती है, और दूसरी होती है कणिका रहित। कणिका युक्त इस तरह से होती है। ये है न्यूक्लियस और ये है, ठीक है। इसमें यह आकार में बड़ी होती है। इसके केंद्र में न्यूक्लियस पाया जाता है, साथ में इसके अंदर जो है ये ग्रैन्यूल छोटी छोटी पाई जाती है। ये 2 प्रकार की होती है। एक तो न्यूट्रोफिल्स होती है। न्यूट्रोफिल्स आप जानते हैं, ये फैगोसाइटोसिस से ये फैगोसाइट की क्रिया द्वारा करती है और जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उसको मारने का काम करती है। इयोसोनोफिल्स जो इयोसिन से स्टेन होते हैं, और एक होता है बेसोफिल्स। पहले हम बात करें न्यूट्रोफिल्स यानी कि ये किसी न्यूट्रल जो स्टेन होता है उससे अभिरंजित होती है या स्टेन होती है। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है जो कुछ लोब में डिवाइड होता है। ये लोब प्राय 7 लोब तक हो सकते हैं। ये हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, इसीलिए ये भक्षाणु की तरह से काम करती है। और उसके बाद आता है इयोसोनोफिल्स। ये किसी बेसिक स्टेन से स्टेन होती है और ये भी हमारे इम्यून सिस्टम बनाने का काम करती है। इसी प्रकार बेसोफिल्स। सेकंड होता है ग्रैन्युलेस WBC। इस WBC में न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, परंतु ग्रैन्यूल्स इसके अंदर नहीं पाए जाते। ये निम्न प्रकार के, जैसे मोनोसाइट जिसे मैक्रोफेज कहते हैं, ये साइज में बड़ी होती है और इसमें जो केंद्रक होता है या न्यूक्लियस होता है सैम के बीज के समान यानी बीन शेप्ड होता है, और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इसको मारने का काम करता है। इस तरह से देखें तो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स इसको इम्यून सिस्टम की फर्स्ट रो, सुरक्षा की प्रथम पंक्ति कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को मार कर के नष्ट कर देता है। फिर इसमें आगे इसको डिवाइड किया गया तो ये होता मोनोसाइट लसीकाणु। यह 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम बनाने का काम करती है।
हमारे ब्लड में एक चीज और पाई जाती है जिसको कहते हैं प्लेटलेट। ये प्लेटलेट जो होती है इसकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन mm इसकी संख्या होती है। इसका जीवन काल 5 to 7 डेज होता है और ये हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का बनता है, उसका काम करती है। अब बात है कि टोटल ब्लड क्या काम करता है। पहला काम होता है यह ऑक्सीजन और CO2 दोनों का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन करता है। हमारे इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। पीएच संतुलन बनाए रखने का काम करता है। रक्त में वाटर संतुलन यानी कि वाटर बैलेंस बनाने का काम करता है। और ओबियसली लास्ट जो होता है रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। तो इन नेक्स्ट लेसन वी स्टडी अबाउट द व्हाट इज द ब्लड ग्रुप, कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, किस तरह से काम करता है, रक्त का थक्का बनना या ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।